मेरा नाम रजनीश चौहान है। मैं करीब 1999-2000 लगभग से गोपनीय कार्यालय एटा में पोस्टेड था। तो वहाँ पर जोन कार्यालय जोन लगता था, वो कानपुर था उस समय। एक कोम्बिंग की गई थी पहले कलुआ गैंग को पकड़ने के लिए। हरभजन सिंह साहब आईजी थे, उन्होंने कैंप लगाया, अपना पूरी फोर्स तैयार की और फोर्स तैयार करने के बाद उसको लगभग 3 दिन कोम्बिंग करने के बाद एक बंदे को पकड़ा, जिसका कोई ये नहीं कह सकता कि वो कौन था जिसको पकड़ा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि वो मुझे स्केच बनाने के लिए ले जाते थे। अब स्केच बनाने के लिए ले जाने का मतलब ये था कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि लैपटॉप है हमारे पास, भाई हम चलते चलते कुछ करें यार, तो ऐसा भी नहीं। मेरे पैर सूज जाते थे, पट्टी बांध बांध के मैं गया हूँ साथ, क्योंकि इतने बड़े अधिकारियों के साथ ये भी नहीं पता चलता मुझे कि किस कोने में पड़ा हूँ। अगर कोई गलत चीज होती तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहा, अधिकारियों पे, किसी भी अधिकारी पे कोई ब्लेम नहीं, मगर ये है कि जो कुछ हुआ उस समय सब होता रहा। ये सब पकड़ा गया एक बंदा जो एक कासगंज में, उससे कुछ पहले टाइम पे जब ये वारदात हुई, उससे पहले एक कासगंज से ट्रेन लूटकांड हुआ था। कटरी पड़ती है, कटरी। कटरी में करुआ गैंग का बहुत बड़ा, आप ये मानिए आसपास गांव वहां सब कुछ मिले हुए, मतलब उसका तहलका था। बहुत कुछ कर चुका था जो कि सबको पता होते हुए भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। और लेते होंगे भाई कोई ना कोई, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का किसी भी आदमी ने इस तरह का कोई लेन देन का मामला नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे कम से कम 18 घंटे में काम करता था। एज ए कंप्यूटर इंजीनियर में रहा हूं वहां पे। तो जब शासन प्रशासन उसके लिए ट्रेन लूटकांड के बाद जो बात हुई, तो बहुत ज्यादा तादाद में अपनी फोर्स लगा के और सब कराया गया। अब मेरा जो जो भी चलता रहा, पैरों में इतनी ज्यादा सूजन हो गई कि कुछ जो कांस्टेबल थे, एक आध सब इंस्पेक्टर थे, कई लोगों को मुझे थोड़ी थोड़ी दूर तक पकड़ के या वैसे डाल के ले जाना पड़ा, मगर उसके बावजूद भी मैं मना किसी से नहीं कर सका। जब ये पकड़ा गया कलुआ का कोई साथी, कहाँ से पकड़ा गया था? कटरी से। ठीक है। तो वो मेरे सामने नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। तो वो पकड़ा गया। उसके बाद मेरे पैर में सूजन जो थी, उसकी वजह से मैं नहीं चल पाया। तो मैंने आईजी साहब से निवेदन किया, मैंने सर मेरे ये पूरी अपनी चोट दिखाई मैंने कि सर ये सूजन है, वो भी कंप्यूटर पे मैं काम करता हूँ, इसलिए थोड़ा बैठा ज़्यादा, मतलब 18 घंटे मुझे काम करना पड़ता है। मगर उन्होंने, सर ने मेरी पूरी पूरी बात सुनी और उन्होंने मुझे गोपनीय कार्यालय एटा तक पहुंचाया। उसके बाद जब एक कलुआ का पकड़ा गया मेंबर, तो मैं जब, उसी रात की बात है, करीब बज गए थे मेरे ख्याल में 8, साढ़े 8 के बजे करीब। कब, किस सन की या किस दिन की बात है? डेट याद है आपको? डेट मुझे नहीं याद, ये लगभग 2000, 2001, 99 और 2001 के बीच में लगभग। जो कुछ भी हो, बहरहाल अगर आंकड़े चाहिए होंगे वो भी है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा जो कुछ भी करना हो। क्योंकि आजकल सब ये हो रहा है कि आदमी सत्य बोलने से डरता है।
अच्छा, मैं नहीं डरता। फिर उसका एक साथी जब पकड़ा गया उसके बाद क्या हुआ? जब वो साथी पकड़ा गया तो मुझसे कहा गया कि आप स्केच बनाइए। ठीक है। मैं स्केच बनाने के लिए, अब एग्री होना या ना होना तो हमारे बस की बात है नहीं, जी। न मैं आर्ग्यू कर सकता कि सर इससे नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो अभी डीजीपी से रिटायर हुए हैं, डेड ऑनेस्ट पर्सन, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था सॉफ्टवेयर में, बहुत अच्छा उनको जानकारी थी, तो उनके साथ बैठ के मैं भी काम करता था। और जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, एक पोर्ट्रेट बनाने के, फोटो बनाने के लिए, कि इसकी नाक, उसका मुंह, और बाय चांस की बात थी कि वो लगभग उसी तरह से जब कलुआ आया मरा था, उसके बाद मैंने देखा, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छा फोटो बना लिया। तो मेरे अंदर भी थोड़ी एक अच्छी सी वो आई कि मैंने कम से कम भागीदारी निभाई उस चीज के अंदर। तो मुझे हर तरह से सब कुछ बढ़िया हुआ, छुट्टी हुई। उसके बाद मैं करीब 10:30 बजे लगभग निकल रहा था। स्कूटर था मेरे पास, एलेबल वेस्पा। अब जो पकड़ा गया था बंदा, अब उसको कोई मैं वैसे तो देख नहीं पाया, क्योंकि मैं वो जैसे बताता था वैसे मैं उसका सिस्टम पे काम कर रहा था। अब मैं ये थोड़ा नहीं देखूंगा कि आपकी तस्वीर कैसी है और आपको मैं बस दिखाऊं कि नहीं भाई ये है। तो मैं भी उधर से होते हुए चला गया। ये जेल रोड पर पड़ती है, वहाँ पुलिस लाइन के आसपास। पहले वहाँ पर सीओ कार्यालय पड़ता था पहले। जैसे हम जेल की तरफ से जाते थे तो राइट हैंड पे सीओ कार्यालय पड़ता था। तो वहाँ पर पहुँच के अचानक से तेज से आवाज हुई और उतनी देर में मैं बेहोश हो गया। मेरे पैर में लगी गोली, मुझे नहीं पता मैं कहाँ कैसे क्या पड़ रहा, क्योंकि पता चला सभी को, क्योंकि शहर की बात थी। फिर मुझे वहाँ से जैसे भी मेरा ट्रीटमेंट कराया गया। तो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर मैं आगरा, मेरे मदर फादर सभी ने, क्योंकि एटा में उस समय इतना अच्छा नहीं था, कि जो कि अभी फिलहाल तो योगी जी ने, माननीय योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उन्हीं के आशीर्वाद से माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी ने उस बस को ऐसा बनवाया है कि उसमें आप एक कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं। पूरी गाड़ी के अंदर हर चीज वो मिलेगी आपको कि जो ओटी में होती है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ऊपर से आदेश देते हैं और सभी अपना अपना उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं करते कि हाँ गल्ला चुरा लो। उसके बाद क्या हुआ वैसे? क्या ऑपरेशन हुआ आपका? अच्छा, नहीं, बाद क्या हुआ? ऑपरेशन तो ये है कि ऐसे नहीं हुआ। ये जो पैर में है, अगर कहें तो आप, मैं दिखा सकता हूँ एक ले लिया जाएगा। हाँ जी। तो उसको क्योंकि पैर में पट्टी वट्टी बांध के ऐसे सब किया जाता है, जैसे आपका कोई गन्ना होता है, जैसे ये है गन्ना। अब अगर उसको फाड़ के निकलती है हड्डी, तो इस तरह से हमारी हड्डी बाहर आ गई थी। और वो मुझे नहीं पता कि क्या आया था क्या नहीं आया था, क्योंकि मैं देखने लायक पोजीशन में भी नहीं था। जैसे ही ये सब ड्रेसिंग वगैरह होती थी, तब एक दिन मेरी नज़र पड़ी, जब मुझे थोड़ा सा होश आया। 3-4 दिन में, मतलब होश क्या बोलेंगे, होश तो सब ठीक ही था। मतलब दिमाग से थोड़ा सा एक वो था कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था उस समय, गोली लगने के बाद। तो वहाँ पर
जो मुझे समझ में आया, करीब 2 महीने 3 महीने मुझे हो गए। ड्रेसिंग की जाती थी मेरे पैर की ड्रेसिंग करने के बाद अब उसी में किसी भी तरह से, अब ये तो डॉक्टर जाने क्या हुआ था, किसी तरह से कोई इन्फेक्शन फैल गया और मेरा पैर एक तरह से काटने के लिए भी बोल दिया गया था डॉक्टरों ने। मगर ये था कि मैं एक फोर्स से था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। वैसे मर्दों को कहा जाता है कि कभी रोते नहीं हैं, मगर ऐसा है कि कोई अगर काम कर रहा है तो उसको आदमी को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा उसको। मेरे एक तो धर्म वगैरह ये लोग जो करते हैं, ये भी मैं बिल्कुल नहीं मानता उसका। मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ। 3 कांस्टेबल मेरे साथ लगाए गए थे, क्योंकि सुरक्षा में, क्योंकि दैनिक जागरण या अमर उजाला में उस टाइम निकला था कि कलुआ गैंग के सदस्य को जो पकड़ा गया है उसने गोली मारी। तो कप्तान साहब ने वो किया और 20,000 रुपए जो अकाउंटेंट थे, उनके जूनियर थे, तो उनको भेजा 20,000 रुपए दे के। आपके पास? हाँ जी। मेरे पास मेरी मदर जो भी सब थे, तो मैं पहचानने लगा था उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि बाबूजी आप बैठिए यहाँ पर, क्योंकि लगभग उनका रिटायरमेंट बिल्कुल करीब था। मैंने उनके हाथ जोड़े कि आप यहाँ तक आए हैं, इसके लिए मैं आपको नाराज तो नहीं कर रहा, मगर थोड़ी सी आप मेरी बात समझ लें, उसके बाद आप बताएं। तो मैंने बताया उनको कि सर आप ये बताइए, मेरे अगर पैर में गोली लगी है, कोई परेशानी नहीं, मेरे माँ बाप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सही हो जाता है तो ठीक, नहीं हो जाता है तो ठीक। मैंने अगर ये पैर काटना पड़ा तब कौन लेके आएगा मुझे, कौन खाने को देगा, कौन पीने को देगा, है? कम से कम कप्तान को या किसी को भी, उच्चाधिकारी नहीं हो तो सीईओ या अन्य कोई भी हो, कोई मतलब ही नहीं था। जो हो गया वो हो गया, और उसके बाद पता ही नहीं चला कि कौन किसने कैसे गोली मारी। मगर बाद में जो गोली मारी है उसने, तो हल्का सा मैं बेहोश जैसे हुआ, तो मेरी नजर पड़ी उसको भागते हुए, मैंने देखा। और जैसे ही मैं एकदम घबराया हुआ था, मतलब जैसे कि मान लीजिए अब खून गर्म जैसे होता है, तो हाथ पैरों में बड़ा अजीब सा हो रहा था। जैसे यहाँ से मैं कोई निकल के एकदम बंदा गया, मैंने तमंचा उसके हाथ में था कोई, उसने जैसे मारा, और 315 बोर का तमंचा था, जो कि मुझे बताया जो किसी डॉक्टर ने कहीं निकाला था उसको। मैं तो फिर उसके बाद बेहोश हो गया था। अब उसके बाद उस लड़के का पता नहीं चला, लड़का क्या मतलब मेंबर उनका कलुआ गैंग का, ये कोई पता नहीं चला उसका कि वो कहाँ गया, क्यों गया, कैसे आया। मतलब पकड़ के जब आया, मैं उसकी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मैं गोली खा रहा हूँ, मेरा पैर काटने तक की नौबत आ गई, मगर वो कहीं नहीं, एक्यूज कहीं है ही नहीं। मैं छोटा कर्मचारी में क्या करता, कुछ नहीं। बहरहाल मेरे पैर को काटने तक की नौबत आई, तो डॉक्टर जो थे उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे, उनके गुरु थे, उनको किसी भी तरह से ला के उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि पैर काटना पड़ेगा यदि आप अभी इसको ऑपरेट करेंगे तो। उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे समझाया, मैं रोता था, चिल्लाता था, क्योंकि पेन तो पेन है। अब डॉक्टर ने बोला कि चौहान आप
हिम्मत रखिए, जब आपने इतना काम किया है तो आगे भी करेंगे। जी। मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा ऐसा लगा कि मैंने डॉक्टर को ही पकड़ के, मैं वैसे नहीं उठ पाता था मैं ऐसे किया तो डॉक्टर ऐसे देखे, उन्होंने मेरे सीने हाथ लगा के बोला कि तेरा पैर मैं नहीं कटने दूंगा, मगर तुझे वादा करना है कि इसको दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि दर्द नहीं झेलेगा तो बेटा तेरा पैर काटना पड़ेगा। एट लास्ट पैर में नेल डाल दी गई। उस बीच मुझे भेज दिया गया था, चला गया था मैं घर मतलब, और बताया गया था कि आप इस पे पैर के नीचे ईंट लटकाने को, ताकि छोटा ना हो। अब माँ तो माँ होती है, अब मैं रोता था, माँ उसको उठा के ईंट को अलग कर देती थी सोते टाइम, और ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता था कि ये ईंट काहे के लिए लगाई है। मुझे खुद नहीं पता होता था, मैं तो ये सोचता था कि ये लोग मेरे दुश्मन बने हुए हैं कि ईंट लटका रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने जैसे ही ईंट हटाई तो मैं आराम में आया, फिर मैं उनके हाथ जोड़ के, मैं माँ प्लीज आप इसको थोड़ा थोड़ा करके हटा दिया करो। तो उन्होंने कहा कि पापा आ जाएंगे तब बेटा तुम्हारा क्या होगा, मैं तो कम से कम मैंने बेंत मारेंगे, डंडा मारेंगे, इस दर्द से तो कम होगा ही। और मैंने कि मेरे पापा ऐसे नहीं है कि मैं बहादुरी का काम करके आया हूँ, ऐसे नहीं है वो भी। तो फादर भी मेरे इमोशनल थे, मैं उनसे भी रोया, मैंने पापा ऐसे 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 परेशानी, मुझे बहुत दिक्कत होती है। चलिए वो भी सब हुआ, उसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए आगरा पहुंचा, ले जाया गया वहाँ। तो वहाँ पर जो नेल डाली गई, तो जितना लंबा पैर था एक्सीडेंट का, तो उस समय से थोड़ा सा छोटा हो गया पैर, और नेल पूरी पूरी डाली गई। तो ये मेरे हिप पे आज भी अगर मैं ऐसे पैर करता हूँ, आप देख सकते हैं, दिखाऊंगा आपका हाथ लगा के दिखाऊंगा कि वो कट कट की आवाज होती है। ये मेरे दोनों पेच पड़े हुए हैं इनसाइड में, ये फटी हुई है हड्डी मेरी, ये वाली, इसके बीच में नेल पड़ी हुई है। क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ था सब कुछ, तो अब तो शायद मेरे ख्याल में आपको भी पता हो, मुझे क्लियर नहीं है कि ऐसी कोई नेल आती है जो कोई हड्डी को अंदर ही अंदर हाँ मतलब गल जाती है, वो उसकी हड्डी बन जाती है पूरी पूरी। तो बहरहाल उसको तो मैंने भी नहीं, और उस टाइम जो कुछ भी हुआ तो मेरी गलती थी जी। फिर क्या हुआ? फिर डाल दी गई नेल मेरी। ठीक था, पहले से ये था कि हिम्मत भी मैंने करी दूसरी बार। फिर जो डॉक्टर थे उनके गुरुजी आए मुझसे, स्वयं खुद मिलने आए कि बेटा मैंने आपसे कहा था कि मर्द कभी दर्द नहीं होता मर्द के तब मैं रोता भी जा रहा था, और उसके बावजूद भी मुझे लगा कि मैंने कि इतना बुजुर्ग थे वो, और उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सी करी, मैंने कि सर नहीं, मैंने आदेश करिए आप कि बेटा दर्द झेलना, मगर पेन किलर कभी ज्यादा हो तो खा लेना। मैंने ठीक है सर। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, और उनका कोई ये ऐसा तो था नहीं कि नहीं भाई हमसे मिलने आए, हम हैं कौन, कोई नहीं है। जब डिपार्टमेंट ने मुझे छोड़ दिया और वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा मर्द के दर्द नहीं होता। तो हाइट हेल्थ उनकी सब कुछ अच्छी थी, तो मैंने कहा इतनी एज के जो डॉक्टर हैं और वो इस तरह से कह रहे हैं, मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं जैसे हूं, मैं कभी नहीं चिल्लाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे पैर पे क्रैप बैंड बंधवा के कच्चा प्लास्टर लगवा दिया, ताकि वो खिंचाव कंप्लीट मतलब ऐसे रहे। सही हो गया भाई। फिर उसके बाद एक विधानसभा इलेक्शन आ गया। बार बार गला क्या, अभी कुछ टाइम पहले मैंने ट्रीटमेंट
मुझे एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, सर में दर्द होता था भयंकर बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से। और म, जैसे यूरिन के लिए भी उसमें मुझे प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम थी, तो गला सूखता था और ये सब। फिर मुझे डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्रेन ट्यूमर है। जी। तो मैं तो बिल्कुल ही आधा हो गया। मेरी माँ मेरे साथ थी, वो तुरंत रोना चालू हो गई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माँ मेरी माँ है, तू रोना। जैसे भी करके हमने अपना काम किया। फिर कई टेस्ट कराए। मेरा एक मित्र है जो डिपार्टमेंट से ही था, और जो लोग कहते हैं, जी जी। जो लोग कहते हैं कि धर्म कर्म ये फलाना ढिमका, ये केवल राजनीति है भैया, कोई कुछ नहीं है मेरे साथ। और जो मेरी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे 3 कांस्टेबल, तो वो तीनों के तीनों अन्य धर्म के थे। अब सब, लेकिन सबने सहयोग किया, मदद की। हाँ, सब सहयोग तो सभी का था, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ये जो किया जाता है ना, तो ये किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। ठीक है। सीधी सीधी बात। आप ये बताइए, मोदी जी ने, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, कब किसका ऐसा बुरा किया है, किसी भी धर्म का आदमी हो, कि उसका कोई घर गिराया हो? घर गिराने के लिए अन्य दल जो हैं वो दिखा दिया एक बार, कई बार तो ऐसा हुआ जेसीबी को खड़े करके दिखा दिया कि ये मकान टूटा, और बोलेंगे कि ये मुस्लिम का मकान था इस वजह से ये टूट गया। और जबकि आप अगर जाके उसकी तफ्तीश करें कि ये किसका था, तो वो निकलता था किसी बड़े माफिया का, जो कि भले ही हिंदू हो मुस्लिम हो या कोई भी हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई ऐसी नहीं, ये सब रूमर। जात नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। जी। तो फिर आप कह रहे थे इलेक्शन हुआ 2008 का। इलेक्शन, हाँ, इलेक्शन में एक्चुअल हुआ, मेरे पैर में वॉकर पकड़ के ही चल पाता था। काफी टाइम हुआ था मुझे, तो वॉकर पकड़ के बहुत दिक्कत होती थी चलने में वैसे भी। तो इलेक्शन जब होने वाला था, तो कप्तान जो थे हमारे, उन्होंने बताया कि चौहान किसी भी तरह से आप आइए और इसकी ड्यूटीज लगाइए, जो भी इलेक्शन है। टाइम नज़दीक आ रहा था। मैंने उनसे कहा सर मैं अपना पूरा सब कुछ लगाऊंगा, मगर मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, मेरे पैर में दिक्कत है। मगर बहरहाल मैंने किया, और उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहरबानी करी कि ड्यूटी लगी थी सबकी। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरी जो किया उन्होंने मेरे लिए, कि एक जिप्सी आती थी, मुझे 2 कांस्टेबल होते थे, गनर होता था, मुझे आराम से उठा के और वाकर पकड़ा के वहां तक ले जाते थे, और रात को मुझे छोड़ने आते थे। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ एंड में कि मैंने पूरी ड्यूटी लगा दी, और ड्यूटी भी ऐसे लगाई कि हमारे डीजीपी महोदय रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल मैं नाम किसी का लेना भी नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया था, कई तरह के सॉफ्टवेयर बनाना है और अन्य कोई। तो मेरी बात हुई थी उस समय, जो वर्तमान समय में वहाँ पर कप्तान थे, तो उन्होंने बताया था कि चौहान इस तरह से आप करके ये बनाइए, संवेदनशील अतिसंवेदनशील और ये सब पूरा। हाँ, मतलब तो किसकी कैसे ड्यूटी लगानी है, कैसी कैसे किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा सर एक काम और हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा जितना लंबे 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 चौड़े, मतलब फिजिक हो, मतलब ठीक ठाक, और जो कि लगे ब्लैक कैट कमांडो में, उनकी एक एक लगा दें अगर हम हर बूथ पे, तो सर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर आप कहें तो। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि बेटा ठीक। मुझे
उतना कहने में ही ये मानिए कि मुझे ये लगा कि मेरा दर्द वर्द सब गायब हो गया। मैंने निकाली सारी पूरी पूरी फाइलें सब निकाली, जिन जिन को डिस्ट्रीब्यूट होनी थी मैंने सबको एक एक कॉपी भिजवाई पैरोकार के द्वारा। ठीक है। अब वहां पर एक एडीएम साहब थे जो कि शराब वराब भी ज्यादा पीते थे। अब मैं उनका भी नाम लूं तो पता चला कि मुझ में ही गोली कोई मरवा दे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। मगर अब ब्रेन हेमरेज है, हो जाएगा, ट्यूमर है, मरना सभी को है एक दिन। मगर कम से कम मैं जनता से ये आग्रह करता हूं कि वोट जो देते हैं कम से कम आप धर्म कर्म ये सब बिल्कुल ना देखें। आप ये देखें कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। मुझे कोई भी बंदा एक आदमी ये कह दे कि ये काम किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक किया है, नहीं किया। मोदी जी, माननीय मोदी जी यहां से बाहर जाते हैं तो हमारा रिलेशन जो है आपस में देशों का एक अच्छा होता है। हमें हर जगह पे एक, कभी आपने देखा होगा कि कोई भी रिसीव करने किसी प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल में नहीं आता था, मगर हमारे माननीय मोदी जी को रिसीव करने के लिए उनके सीनियर जो नेता होते हैं वो सभी लोग आते थे। अब ज्यादा कुछ नहीं, बात ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कई लोग अब ऐसे, अब वो जाते थे अपने ऑफिशियल और बाद बाकी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वो बीवी बच्चों को लेके जा रहे हैं और उल्टा फिर होने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि मोदी जी वहां पड़े रहते हैं या मोदी जी ने ये किया, इस ट्रिप पे गए या वो किया। तो सीधी सीधी बात में जनता को समझना चाहिए कि आखिर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, इनके कोई बच्चा या कोई वो नहीं, वो किसके लिए कर रहे हैं। उनको जो प्रधानमंत्री का वेतन होता है और जो सीएम महोदय का वेतन होता है वो भी डोनेट करते हैं ऐसे लोगों को। जनता दरबार जब लगता है तो वहां पे अगर किसी को जरूरत होती है तो वो अपनी वेतन से परेशान व्यक्ति को देते हैं कि ये लो। ठीक है। मैं वो जो अधिकारी थे उसके बाद क्या हुआ? अधिकारी जो थे, अधिकारी एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। अब एक कॉपी किसी भी तरह एक नेता के पास पहुंच गई। ठीक है। अब नेता के पास पहुंची तो ऊपर से भी प्रेशर था कप्तान के ऊपर और वो स्वयं उठ के आए मेरे रूम में, कंप्यूटर रूम में, और मेरे ऊपर वो भी हावी हो गए कि आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने कहा सर क्या हुआ, मैंने क्या किया? मैंने पूरी रिपोर्ट बना दी। आपके 56 आदमी जब पुलिस लाइन में बैठे हुए हैं उन्होंने नहीं बना पाई और मैंने एक डीजीपी से रिटायर्ड अभी हाल ही में जो हुए हैं उनके द्वारा मैंने सीखा है एक्सेस वगैरह में टेबल बनाना। मैंने अति संवेदनशील में 5 गए या संवेदनशील में 2 गए या 6 गए, मैंने एक क्लिक पे पूरा किया। ठीक है। हर जिले को मैंने फोन किया कि आप अपने अपने यहाँ से जो जो भेज रहे हैं आप फोर्स, उनका एक पूरा एक्सेस में बना के टेबल भेजें विद रैंक। उसके बाद जो जो जहां से फीडिंग कराता गया मैं और सब होता गया, बहरहाल मैंने ड्यूटी लगा दी थी। केवल एक जो बुकलेट थी मैं क्यों किसी को दूंगा जब मैं खुद ही इतना देश के लिए कर रहा हूँ, देश नहीं तो अपना प्रदेश के लिए कर रहा हूँ। मगर जो प्रेशर था उन पे कप्तान साहब पे, तो उन्होंने भी यही हुआ कि मेरी एफआईआर कराई जा रही थी मेरे खिलाफ कि आपने एक बुकलेट आपने आउट कर दी और उसमें जिसमें डिटेल थी कि कौन कर्मचारी कितने लोग कहाँ ड्यूटी हाँ कितने ड्यूटी पे और उनके नाम वगैरह सब।
मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी और जो होती हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह। जी तो मैंने बहुत कुछ कहा, मैंने सर मैं कभी नहीं कर सकता इस तरह का, अगर वो मुझे सस्पेंड भी कर देते, हटा देते या कुछ कर देते, मुझे ऐसा परेशान मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, हट जाता। मगर जो मेरे ऊपर इल्जाम जो लगा वो बहुत गलत था। ठीक है। तो मैंने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया और वहां से मैंने एक बुकलेट उठवाई ठीक है। जो किसी अधिकारी के यहाँ थी, और वो भी एक अलग हमारे निशान होते थे उसको हमने लगा के रखे थे। वो बुकलेट किस अधिकारी के द्वारा उस पे पहुंची, और उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के बाहुबली के पास पहुंचा दी थी। जी तो कप्तान साहब हमारे फिर आए, एक पहले उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रखा, एक दोबारा रखा। मैंने कहा सर नहीं, मैंने अब मत रखना क्योंकि अब मर जाऊंगा मैं अगर आपने इस तरह से ये सब किया तो। बोले नहीं जवान, मेरे ऊपर से ही प्रेशर होता है, आपके लिए मैंने गलत यूज किया अपनी पावर का। बहरहाल मेरी कोई FIR नहीं हुई और बहुत मानते वो मुझे। तो उसके बाद ये सब हो गया था, इलेक्शन ड्यूटी पूरी सब कंप्लीट हो गई, सब कुछ चलता रहा आराम से, मतलब ये शांति पूर्वक हो गया। ठीक है। फिर जिप्सी में लटक लटक के पूरे बैकएट कमांडो दिखाई दे रहे हैं, अति संवेदनशील, संवेदनशील, अन्य सब चलते रहते हैं। तो फर्स्ट क्लास हुआ इलेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, ना धांधली बांधली। मगर हाँ इतना जरूर हुआ कि जो आसपास के गांव होते थे, अब मैं किसी का जाति धर्म से मतलब नहीं रखता, उन लोगों ने अपनी अपनी बदमाशी करी कि कभी इधर से फायर मार रहे हैं, कभी इधर से। मेरी माँ एक जगह टीचर थी वहां पे, तो मैं उनको लेने गया, मेरे पास उस समय यामा मोटरसाइकिल थी। तो ऑफिस से निकलने के बाद मैंने देखा कि एक वहां पर एक बुढ़ा कोई मतलब बुजुर्ग थे, वो लेटे हुए थे। हमने सोचा रोड पर ये आदमी क्यों लेटे, तो हम भी लेट गए। हमने ये सोचा हो सकता है ये वो होती है डिंगार बोलते हैं, बर्रैया बोलते हैं जिनको, तो अगर आप लेट जाएं तो ऐसे होगा। अब पता चला कि वहां से 4-6 फायर हुए, धाड़ धाड़ धाड़। मैंने बाबा क्या हो रहा है ये, तो कि बेटा भाग गया, ये हो रहा है। मैं अब अपनी माँ को कैसे छोड़ देता, मैं सीधे पोलिंग बूथ के अंदर पढ़ते रहे। मतलब एक आप ये मानो 100% जैसे पिक्चर बनती है। कहाँ पे पोलिंग थी? ये पोलिंग नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्लियर, वैसे मैं अपनी डायरी में निकाल के दिखाऊंगा, सब कुछ नोट करता हूं मैं। तो मैं जैसे इतना दूरी होगी आपकी करीब 50 मीटर 60 मीटर। अब मैं पैसे तो बेकार था ही था, मगर उस टाइम कहाँ से मुझे एकदम एनर्जी आई मैं नहीं समझ पाया, और मैं वहां तक पहुंच गया। और मेरे चारों तरफ गोलियां लग रही कि जैसे कोई फिल्म का शूट हो रहा हो, इसका रीटेक नहीं होता। अब माँ ने बोला अंदर से कांस्टेबल वगैरह, उन्होंने भी ये कहा कि इनको अंदर न आने दो, अगर ये अंदर आए तो ये लोग और मार देंगे। बहरहाल माँ ने मुझे अंदर ले लिया। वो इलेक्शन ग्राम प्रधान का इलेक्शन था, विधानसभा के आसपास के बाद में ही जो हुआ। तो अब मैं जैसे कि अंदर पहुंच गया, अब उनकी दूसरी पार्टी जो हमें महसूस हुई, वो जिस स्कूल में हो रहा था ये सब, उसके सामने बीच में स्कूल, उसके पीछे एक बाउंड्री वॉल, और चारों तरफ से चालू, सब मुझे दिखाई दिया। मैंने ये दोनों साइड से हो रहा है। मैंने गोलियां कौन चलवा रहा था? अब ये गोलियां आप ये बताओ कि जो ग्राम प्रधान होते हैं या होने वाले होते हैं, या किसी को बहुत ज्यादा ये रहता है कि नहीं भैया मैं ग्राम प्रधान बनूं,
पैसे कमाऊं, जी खींचूं, हैं, खून चूसूं, तो बहरहाल वो चीज बहुत लंबी हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने सबके हाथ जोड़े, हाथ ऐसे करके मैंने बोला, मैंने आप लोगों की भी सर बहन माँ बेटी सब होंगी, और मैं केवल अपनी माँ को लेने आया हूँ। मेरा कोई भी किसी भी तरह का और औचित्य नहीं है। मैं कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट एटा में एज ए कंप्यूटर इंजीनियर पोस्टेड हूँ। तो कुछ लोगों ने आपस में बात करके किया और मुझे और माँ को वहां से निकाल दिया। ठीक तो मैं उनको अपने मोटरसाइकिल पे बैठाल के और लेके चला आया, जबकि मैं बाइक पूरी तरह से चला भी नहीं पाता था। ये पैर जो था ये नहीं चला, तो पीछे से मैं इसको नंबर प्लेट से आगे को करता था, ठीक क्योंकि जिप्सी भी नहीं, या तो जिप्सी चला लेता था मैं। जी अब जैसे बाइक से, क्योंकि जिप्सी उस दिन इलेक्शन थे और मुझे पता चला था कि वहाँ गोली चल रही, तो माँ को अपना बैठाल के बाइक पे और मैं वहां से तुरंत सीधे अपना ले आया। अब वहां पर ये मानो आप, जो ग्राम प्रधान के इलेक्शंस होते हैं, इनमें जितना दंगा फालतू के जो होते हैं ये, और कुछ पार्टियां जो होती हैं, कुछ पार्टी जो होती हैं जो चाहती हैं आगे को कि हमारे लिए ये काम करें, हम उनके लिए कर रहे हैं, तो वो दो फायर अपनी तरफ से मरवा के और चालू करा देते। जी लो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए, दोनों तरफ से पार्टी चालू। अब इस चीज को किसी का कोई जुल्म तो हो नहीं सकता कि हम उसको फोटो खींच लिया कि, या कोई ऐसे टाइम पे ये सब था नहीं जो अब टेक्निक है। तो बहरहाल कुछ नहीं होता था, उनका गरीब इंसान मारा जाता था और जबरदस्ती वोट डलवाए जाते थे फालतू के। मतलब जो ग्राम प्रधान के इलेक्शंस होते थे वो सब वही होते थे, बैलेट पेपर वगैरह वाले। मगर जब से ये मशीन चालू हुई हैं तब से बहुत फर्क पड़ा है, जो एक्चुअल होता है वही निकल के आता है। भले ही विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहती रहें कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें ये करते हैं और माननीय योगी जी ये करते हैं, इसको बटन अगर हम साइकिल का दबाएं तो वो भी हमारा जाएगा, वो भी हमारा जाएगा सीधे सीधे, मतलब जैसे साइकिल का है मशीन होती है। मैं ला के अपना घर पे छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम फिर एक कप्तान चेंज हुए, उन्होंने मुझे पैर की वजह से निकाल दिया, जबकि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मुआवजा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था ना मुझे कुछ चाहिए, इतना तो होना चाहिए था कि कम से कम कप्तान मुझे आगरा देखने आए तो मेरा आधा दर्द वैसे ही दूर हो जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरे मित्र थे जो 3 मित्र, एक धर्म के, अब धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, वो लोग, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन लोगों को नहीं आने दिया गया तो उन्होंने छुट्टी ले ली ऑफिस से, तीनों की छुट्टी लेके उन्होंने मेरे साथ लगे रहे, सब कुछ काम किया। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक ये सोचती है कि नहीं वो हिंदू वो मुस्लिम, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए कि किसी भी तरह से जी माइक तो लगा लिया यार। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी पूरी जनता हमारे प्रदेश की हो, देश की हो, सभी लोग कृपा करके समझने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैं हूं तो सिर्फ उससे कि जो हमारे देश का प्रदेश का विकास करे। अगर आक्षेप लगाए जाते हैं जो कुछ भी, अब ये मानिए आप संसद में इधर उधर सब ड्रामा करके कि
बिल पास नहीं होने दे रहे, कोई ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं कि कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, तो इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है जनता पे? मगर जनता नहीं समझती। जनता अब जागरूक हो। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है, कोई धर्म कोई कुछ नहीं होता। अगर धर्म आप इसी तरह से मान के चलें तो कौन आके आपको क्या दे जाता है? अगर मैं हिंदू हूं तो और किसी को मैं वोट डाल रहा हूं तो वो मुझे क्या दे जाएगा? कुछ नहीं दे जाएगा। हम जीत गया, निकल गई, हमने वोट दिया। विधायक जी कहाँ पहुंचे? रूम में। और उसके बाद उनकी दारू चालू। एक की नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर नाम हो, मगर ज्यादातर यही होता है। उसके बाद आप विधायक को कितना भी बुलाते रहो, कोई नहीं आ रहा। तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे प्रत्याशी किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, आप उस प्रत्याशी को चुने जो आपकी नजर में काम कर रहा हो या इस व्यवहार लायक हो कि जो कुछ भी होगा, कोई विपत्ति आती है तो वो हमारे साथ हो। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं? माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार मैं मोदी जी बोल गया, उसके लिए भी माफी चाहता हूं। मगर योगी जी, माननीय योगी जी ने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश में, आप लोग खुद ही जानते हैं इस चीज को, कोई कहने की जरूरत नहीं। ये आप ये मानो दिखाई देता है सब कुछ। ये ऐसा नहीं होता कि नहीं हम वो करेंगे, हमने ये किया। तो किया कब किया? आप जैसा कहते हैं वैसा कुछ मतलब ही नहीं भाई। उस टाइम में तो चाय, एक एक चाय के लिखे जाते थे 1 लाख रुपए, कई तरह से पकड़े गए भाई। कुछ गवर्नमेंट मतलब अब ये नहीं पता मुझे को कौन सी गवर्नमेंट, और बाद बाकी ये भी है, कोई सी गवर्नमेंट हावी हो जाए, मुझे मरवा दे दौड़वा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नथिंग। बस ये कम से कम मेरे प्रदेश का विकास हो। माननीय मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए, आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। चाहे इस बात को आप सत्य माने या असत्य माने, ये आप देखेंगे कि इंडिया इस समय किस जगह पे बैठी है। जहां दो कंट्री का युद्ध होता है, वहां पे हमारे देश को बिचौलिया बनाया जाता है। बिचौलिया इन द सेंस के बीच में दोनों की आपसी कराने के लिए हमारे मोदी जी को जब बुलाया जाता है तो हमारा धरती माँ के लिए भारत का सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भारत में जन्मे हैं। कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं। अगर किसी को ऐसा है तो कृपा करके सब सोच के विचार करके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी पार्टी को वोट दो या किसी पार्टी से हूं, मैं नहीं हूं किसी पार्टी से, और मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता। मेरा बस ये है कि काम करूं। जिसके पास जो कोई भी कमी होती है, भले ही मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, अगर मेरी जेब में 5 की किसी को जरूरत है और मैं देख रहा हूं कि हाँ ये लीगल है, मतलब जरूरत है इसको, तो उतने मैं निकाल के दे देता हूं। अब मेरी भी ये है कि अपना खर्चा चलाना ही है आदमी को, वो चलता रहता है। ठीक है, जनता से यही अपील है आपकी? हाँ, जनता से अपील क्या, मैं जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि कृपा करके आप पूरी तरह से, मैं कोई पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा किसी पार्टी को आप दें, आप ये गुणा भाग लगा के पूरा देख लें कि किस पार्टी ने क्या क्या किया है। मैं बताऊं आपको क्या हुआ। आज तक छात्रवृत्ति, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर इतने लोग काम नहीं कर रहे जितने लोगों की वेतन डिसबर्स हो रहा है उनका पेमेंट। अगर उसकी जांच कराई जाए तो एक एक चीज निकल के आएगी, और वो भी उसी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है। चौकीदारों का जो वेतन निकलता है वो भी माननीय मोदी जी और योगी जी ने
एक ऐसा प्रकरण बनाया कि वो सीधे सीधे खाते में जाता है और सेंसर लगा के उसका, शायद पूरी जानकारी नहीं है मुझे, उस तरह से वो पैसा निकाला जाता है। जबकि पहले ये होता था कि शायद उस टाइम 1500 रुपए मिलते थे और मिले और गए, कहाँ गए कोई पता नहीं। इसी तरह से इसका समाज कल्याण विभाग का होता था काम। एक बार मैंने देखा, मैंने कुछ टाइम कंप्यूटराइज कराया था, जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कहा था कि प्लीज आप थोड़ा सा इसको देखें, तो मैंने उसको किया। तब मुझे पता चला कि मेरे गांव में जो इंसान 10 साल से मर चुका है उसके नाम पे वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, किसी पे किसान पेंशन चल रही है, ये सब पड़ा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ इस पे क्या नाम डाल दूं कि मैंने कहा ये चंद्रपाल तो मर चुका है हमारे गांव से, तो इंद्रपाल डाल दो। ये हाल है। एक बार लगता है ये सब सुधर पाया है अभी तक? बहुत सुधार हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, आप यकीन करिए कितना सुधार हुआ है मैं अपने लफ्जों में बोल नहीं पाऊंगा। और शायद हो सकता है आपको भी टाइम ना हो इतना कि हर आदमी के पास, जो गरीब है जैसे भी है, उसके पास मदद पहुंच रही है सब तरह से। जमीन के विवाद से लेके किसी भी विवाद को मान लो आप, जन सुनवाई पोर्टल से लेके सभी चीज, और वो भी डायरेक्ट जिलाधिकारी महोदय, सब सीधे सीधे लखनऊ से कांटेक्ट होता है और उसमें निष्पक्ष जांच होती है, जो कि आज दिन तक किसी पार्टी ने नहीं कराई। इस चीज को मैं ठोक के कहता हूं। और जब मुझे मरवाना हो किसी को, अगर ये देखने की बात करे कोई मुझे मार दे, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई परेशानी। हाँ, मगर इतना जरूर है कि मेरी एक बच्ची है, उसकी सुरक्षा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, और अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और अगर होगी तो शायद हो सकता है मैं ऊपर ही पहुंच जाऊं, आपसे लास्ट मुलाकात हो। मगर जनता से मेरा कृपा करके, कोई पार्टी नहीं, केवल काम, काम देखें आप, काम।